गाजा में इजराइल की कोशिश अब उन सुरंगों तक पहुंचने की है जिनका हमास के लड़ाके अपने छुपने, गोपनीय गतिविधियों को अंजाम देने और चोरी छुपे हथियारों और अन्य जो साजो सामान है उसकी तस्करी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह भी माना जा रहा है कि कई बंधकों को इजराइल ने इन सुरंगों में छुपाया हुआ होगा। ये ठीक से समझने के लिए हमें गाजा का नक्शा देखना होगा। गाजा 3 तरफ से इजराइल, एक तरफ भूमध्य सागर और एक तरफ मिस्र की सीमा से घिरा हुआ है। मिस्र ने भी गाजा सीमा पर काफी सख्ती की हुई और वहां से आने जाने पर पाबंदी है। गाजा करीब 365 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में फैला है और एक इलाका है जो मुंबई के क्षेत्रफल से लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा। इसकी आबादी करीब 23 लाख है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को दक्षिण भाग है वहां पर जाने को कहा है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल का वक्त। उत्तरी गाजा में इजराइल की कोशिश सबसे पहले उन सुरंगों तक पहुंचने की है जिनका जाल वहां पर बिछा हुआ। अब आप सोचेंगे ये सुरंग कहां से आ गई? ये सुरंगें गाजा में कहां हैं? इजराइल की सेना ने इसका एक मोटा मोटा अनुमान लगाया है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे बना हुआ है, ये किसी बच्चे की स्केच नहीं है। ये दरअसल सुरंगों का एक अनुमान है और अभी भी अनुमान ही है क्योंकि हमको पूरी तरीके से आइडिया नहीं है कि और कितना फैला हुआ। ये नक्शा मीडिया के साथ साझा किया गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं। इजराइल की सेना इन सुरंगों को गाजा मेट्रो भी कहती है जो कि कई किलोमीटर लंबी है। उत्तरी गाजा पट्टी से लेकर मध्य और फिर दक्षिणी गाजा पट्टी तक यह जाल जमीन के नीचे फैला हुआ है। 2021 में हमास ने दावा किया था कि गाजा में उसने करीब 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल बिछा लिया है, लेकिन इसकी अलग से पुष्टि नहीं की जा सकती। अगर यह सही है तो हमास की भूमिगत सुरंगें, एक बार अगर आपको तुलना के तौर पर अगर हम बताएं, दिल्ली मेट्रो की भूमिगत सुरंगों से 5 गुना ज्यादा लंबी हैं। यानी कि दिल्ली मेट्रो की जो सुरंगें हैं उससे 5 टाइम्स मोर वहां पर हमास ने सुरंगें बनाई हुई हैं शहर के नीचे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सुरंगों को कितने सालों से बनाया जाता रहा हो। यहीं पर हमास अपने रॉकेट और अन्य हथियार छुपा लेता है। यही हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो इजरायली सेना के विमानों और जो ड्रोन्स हैं उसकी निगाह से छुपते हैं, लेकिन ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार GPR जैसी कई आधुनिकतम तकनीक और उपग्रह जमीन के नीचे बनी सुरंगों का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा खुफिया जानकारी से यह पता लगाने की कोशिश की गई है, सोर्स करने की कोशिश की गई है कि सुरंगें कितनी फैली हुई। इजराइल की सेना की रणनीति सबसे पहले उत्तरी गाजा पट्टी की इन्हीं सुरंगों तक पहुंचने की है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अंदर गए और इन सुरंगों में कुछ छुपे हुए हमास के लड़ाके और जो बम बारूद उन्होंने रखा हुआ है वो लेकर के बाहर आ जाएं। तो इस वजह से इसको मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम आपको बता रहे थे कि ये कहना कि हम आ रहे हैं 24 घंटे में साफ कर दो, इतना आसान भी नहीं है। इस सब आपको मैप करना पड़ेगा। पता चला आप अंदर गए और फिर आपको एक ऐसी चीज़ मिल गई जो आपने कल्पना भी नहीं की। यही वजह है कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा। जमीन के नीचे बनी ये सुरंगें इतनी बड़ी भी हैं कि हमास के लड़ाके बड़ी आसानी से इसमें आ जा सकते हैं। इसमें से कई सुरंग एक भूल भुलैया की तरह आपस में जुड़ी हुई। ऐसी कई सुरंगें जमीन के नीचे बंकरों और ऊपर कई घरों में भी खुलती। यही नहीं कहा जाता है कि ये सुरंगें कई अस्पतालों, स्कूलों, उन सब में भी खुलती हैं। अब इसका कोई क्लियर अनुमान है नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है। यही नहीं, ऐसी कई सुरंगें इजराइल के इलाकों में भी खुली पाई गई थीं, जिसके जरिए हमास के लड़ाके चोरी छुपे इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद इजराइल को जैसे जैसे पता चला वो बंद करते चले गए या बम बारूद से उसको उड़ा दिया। जानकार कहते हैं कि गाजा में हमास ने ये सुरंगें वहां के लोगों के लिए भेजी गई बुनियादी सुविधाओं की कीमत पर बनाई। हमास पर आरोप है कि उसने गाजा में मानवीय कामों के लिए दी जाने वाली मदद, निर्माण सामग्री और पैसे का इस्तेमाल इन सुरंगों को बनाने में किया।
2007 से गाजा एक ओर इजराइल, दूसरी ओर भूमध्य सागर और तीसरी ओर मिस्र से घिरा हुआ है। ये हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। उसके पास इतनी बड़ी सुरंगें बनाने के लिए भारी मशीनरी नहीं है और प्रतिबंधों के कारण वो पहुंच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी हमास ने साधारण उपकरणों के इस्तेमाल से इन सुरंगों का निर्माण कर लिया। और सुरंगें कितनी लंबी? दिल्ली मेट्रो के अंडरग्राउंड सिस्टम से 5 गुना ज्यादा। ये सुरंगें सीमेंट, कंक्रीट और स्टील से मजबूत की गई हैं, जो सब राहत के लिए जो सामान आ रहे हैं। इनके अंदर बिजली की सप्लाई भी है। इस सब से पता चलता है कि हमास कितने समय से अपनी हरकतों को अंजाम देने के लिए सुरंगों पर काम कर रहा था। सुरंगों के इस जाल के ऊपर दुनिया की सबसे घनी आबादी में से एक रहती है। गाजा में लाखों निर्दोष लोग रहते हैं, इस बात से बेपरवाह कि उनके घरों के एकदम नीचे हमास कैसे अपनी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं इस वक्त स्वागत करना चाहता हूं स्टूडियो में हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली, जो कि इजराइल में कुछ समय रह करके भी आए हैं और अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को आपने स्टडी भी किया है। कॉन्फ्लिक्ट के आप स्टूडेंट भी रह चुके हैं। गजाली, क्यों मुश्किल है इजराइल के लिए कि ये कह देना कि हम जा रहे हैं, हम धावा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी समय ले रहे हैं? क्यों मुश्किल है? जी देखिए, इसको 2 भाग में आप समझिए। एक तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और एक जो है ऑपरेशनल चैलेंज है। अगर ऑपरेशनल चैलेंज की बात करें तो आपने सुरंग की जो डिटेल बताई है कि दिल्ली मेट्रो से भी लंबी है और काफ़ी उसका जाल जो है पूरे गाज़ा शहर में फैला हुआ है और उसको अक्सर ये कहा जाता है कि वो एक अंडरग्राउंड सिटी है। इजराइल की तरफ से जो बमबारी की जा रही है, वो जो ऊंचे टावर हैं या इमारतें हैं, उनको तो आप ढा देंगे एरियल स्ट्राइक से, लेकिन इन सुरंग में रहने वाले लोगों को आप नहीं मार सकते हैं, चाहे आप जितना भी एरियल स्ट्राइक कर लें। अब ऑपरेशन की तैयारी इस तरह से की गई है कि आप ज़मीनी मूव करें, ग्राउंड इनकर्जन करें और ऊपर से ड्रोन के ज़रिए आपको गाइड किया जाएगा, जो फोर्सेस को गाइड किया जाता है, तालमेल होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी मनोवैज्ञानिक है कि इतने सालों से आपने अपनी एक इमेज बना रखी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ज़्यादा ओवर रिलायंट थे टेक्नोलॉजी पे कि आपने बॉर्डर के बिल्कुल करीब गांव बसाए हुए थे। हमारे यहाँ भी वाघा के पास गांव है, लेकिन नो मैंस लैंड भी होता है। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ तो आपने नो मैंस लैंड बनाया हुआ है, यानी गाज़ा की तरफ तो आपने बनाया था, इधर बिल्कुल करीब थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो एक ये है कि फोर्सेस को दोबारा मोबिलाइज करना और उस जगह जाके लड़ना जहाँ से लोग आके आपके 1100-1200 सिविलियंस को मार के गए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी इजराइल ये नहीं चाहेगा कि वो स्ट्रीट फाइट में लगे, क्योंकि गाज़ा की गलियां हैं जो हमास बेहतर जानती है। आपके पास मैप होंगे, लेकिन अंदर अंदर क्या है, नहीं है, टनल किस तरफ जा रहा है, किस तरफ से लोग आ सकते हैं और क्या टनल्स में हॉस्टेज को रखा गया है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ हमास ने किडनैप नहीं किया है। इस जो आतंकी हमला हुआ है उसमें बताते हैं कि गाज़ा के सिविलियंस भी इन्वॉल्व थे, जैसा इजराइल की इंटेलिजेंस उनकी रिपोर्ट बता रही है। तो अलग अलग जगहों पे क्योंकि वहाँ जो अंदरूनी गुट हैं, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, PIJ है, हमास है, अल-क़साम ब्रिगेड है, इनके भी आपस में तलखियाँ रहती हैं, डिफरेंसेस रहते हैं। तो क्या हॉस्टेज सारे एक जगह हैं? नहीं हैं। अगर आप दोबारा किसी दूसरे हॉस्टेज सिचुएशन में नहीं फंसना चाहेंगे कि आपकी फोर्स गई ग्राउंड पे और वो फंस गई, वो डबल टेंशन स्ट्रेस है आपके लिए। और PM नेतन्याहू के लिए तो 2 टेंशन है। एक तो ये कि जब तक जंग चल रही है तब तक स्ट्रेस है, जंग खत्म हो जाए तो फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री की सरकार में भी इस तरह की कैजुअलिटी होती है, सरकार गई है। और नेतन्याहू के सामने ये पहली बार, उनके प्रधानमंत्री के काल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार इजराइल कई बार गाज़ा में ग्राउंड इनकर्जन, ज़मीनी हमला कर चुका है। पिछली बार इन्होंने किया था 2014 में, जो आखिरी बार है। आज 2023 है, 10 साल हो गए हैं उस चीज़ को। तो 10 साल में हमास की कोई तारीफ नहीं है, लेकिन ये समझना होगा कि आप डेली बम गिरा रहे हैं, लेकिन हमास भी डेली मिसाइल छोड़ रहा है। और ये 8 अक्टूबर से हम कह लें कि लगातार चल रहा है और अब तो आप सरहद के करीब भी पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इजराइल से लड़ने के लिए अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है। ये तो थी ऑपरेशनल चैलेंजेस। जियोपॉलिटिकल चैलेंज क्या है कि आपका एक ही मित्र दोस्त था मिस्र, आपने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पे बम गिरा दिया। अब US जब मिस्र को कह रहा है कि आप बॉर्डर खोलें, तो उसके ऊपर ये है कि भाई वो बॉर्डर अब उस शेप में रहा नहीं कि उसको कोई मॉनिटर कर सके। अब आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है कि कौन आ जाएगा, कौन, मिस्र के लिए भी चिंता का विषय है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की तस्वीरें गाज़ा से आ रही हैं,
तो उससे कहीं ना कहीं 73 की लड़ाई की याद आती है, जब मिस्र और शाम, सीरिया ने इजराइल पे हमला किया था। उस हमले के पीछे पब्लिक एंगर था, जिसने इजिप्ट के किंग को फोर्स किया कि अटैक करो। अब अगर इस तरह की तस्वीरें अरब ममालिक के सामने पहुंचेंगी तो वो ज़रूर, आपने देखा कि जॉर्डन में फ्राइडे के दिन बॉर्डर पे लोग आ गए, मिस्र में हो रहा है, इराक में हो रहा है, ईरान उधर से अलग टेंशन दे रहा है कि हम भी घुस सकते हैं। तो क्या इजराइल की सेना जो है वो डबल फ्रंट वॉर के लिए तैयार है? और कई जगह ये बात भी सामने आई है कि हमास के पास रॉकेट भी हैं और कई तरह के उनके वो क्लेम, कई वीडियोस हैं कि ड्रोन्स हैं, उनके पास भी ड्रोन्स हैं। तो जिन चीज़ों के साथ आप अंदर जा रहे हैं वो चीज़ें उनके पास भी हैं या नहीं, एक तो कन्फ्यूजन ये है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो सब लोग कह रहे हैं कि आपके पास एग्जिट प्लान क्या है। आप हॉस्टेज छुड़ा लेंगे तो कितने दिन आपकी सेना वहाँ रहेगी, क्योंकि यही आपने लेबनान में किया था जब हिजबुल्लाह पैदा हो गया। आप 1982 में अंदर गए कि आप पीएलओ के लोगों को मारेंगे, और वहाँ नई आतंकी संगठन आ गई। और इस तरह की चीज़ें हमने इराक के मौसूल में देखी है कि 2 साल आईसिस ने सुरंग खोदी थी वहाँ, 2 साल। तो ये लोग तो यहाँ 10 साल बाद जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात आप बता रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के और इजराइल के दिमाग में चल रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद गजाली इस सब जानकारी के लिए। तो आप ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और कर दी चढ़ाई, ये मुमकिन नहीं है। जो अभी गजाली बता रहे थे ये और जो वजहें हमने आपको बताई, वो सारी चीज़ें आपको सोच समझ के कार्रवाई करनी है। इजराइल की सेना का कहना है कि अभी तक उसने ऐसी 30 सुरंगों का पता लगाया, जो सुरंगें, जो टनल नेटवर्क हम आपको बता रहे हैं। इजराइल की सेना द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक हमास की एक सुरंग को बनाने में 350 ट्रक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होता है। इतने पैसे में हमास 86 घर या 7 मस्जिद या 6 स्कूल या 19 मेडिकल क्लिनिक बना सकता था। वो टनल बनाने में लग गया। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पिछले कुछ दिन से दक्षिण एशिया के तूफानी दौरे कर रहे हैं। सोमवार को फिर इजराइल पहुंचे और इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विपक्ष के नेता से मुलाकात की। उधर खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण एशिया के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जरूरी बैठकों के कारण कोलोराडो का अपना दौरा आगे के लिए टाल दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने देश आने का न्योता दिया है। अगर बाइडेन आते हैं तो इस इलाके में उनका ये कूटनीतिक दौरा बहुत अहम साबित होगा।